देखो क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, जिसमें देखो ये रेशियो तो पूछे ही है, इनके अलावा कुछ पुराने रेशियो भी पूछे हैं आपसे, है ना। तो आई होप कि आपको सारे पुराने रेशियो याद हो। है भाई याद? देखते हैं सर, याद किसको है? खाली जो पढ़ा है वही याद रखना है आपने को, है ना। पिछली वाली तो चीजें भूलते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। तन्वी लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ तन्वी लिमिटेड, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना। फर्स्ट इसने पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद है स्कंद आवर्त अनुपात किया था। फिर पूछा है क्विक रेशियो, अच्छा मैं नीचे आ गया था क्या, सॉरी। फर्स्ट इसने पूछा वर्किंग कैपिटल रेशियो, है ना, इसके ब्रैकेट में ऊपर लिख दो करंट एसेट्स रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो को करंट एसेट्स रेशियो बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास में क्विक रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो। फिर है हमारे पास में स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात। अगेन देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वापस पूछ लिया, तो देखो चौथे पॉइंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट है, छठे पॉइंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट है, तो चौथा जो पॉइंट है ना वो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। लिखो उसको, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, तो एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और एक हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगला है परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, अभी अभी देखा हमने। फिर पूछा आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लास्ट में क्या पूछा, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, टोटल इसने आपसे 9 तरीके के रेशियो पूछे। अब मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं सबसे पहले बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है आपको। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उससे ऊपर भी तो है कुछ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको दे रखा है 2 लाख रुपीज। फिर आपको परचेज दे रखी है, परचेज कितनी दे रखी है, परचेज 1,20,000। फिर आपको दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक, कितना गिवन है ये, 12,000। फिर आपको गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 18,000। वेजेस, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यस अभी तो किया था, कितना है ये 8,000 ना, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, पता है सेलिंग एक्सपेंस कौन सा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सामान्य है ये आपका, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कितना है 2,000। फिर आपको मूर्त स्थायी संपत्ति यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इसका भी रोल है कुछ ना कुछ, तो 2,12,000। फिर आपको गिवन है अदर करंट एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स तो दे दी, फिक्स्ड एसेट्स उसके अलावा अदर करंट एसेट्स दे दिया आपको 50,000। फिर आपको दे दिया करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी ये है 30,000। फिर आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी है 1 लाख। फिर अपने को गिवन है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये गिवन है अपने को 80,000। फिर अपने को रिजर्व दे रखे हैं, रिजर्व कितने 10,000। और फिर अपने को 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं फाइनली, ये है हमारे पास में 60,000। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें क्या क्या रेशियो निकालने हैं, 1 बाय 1 अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेशियो पे आते हैं अपन, जो कौन सा था, करंट एसेट्स रेशियो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को तो मैं रख देता हूँ साइड में। तो फर्स्ट हमारे पास रेशियो पूछा है करंट रेशियो। आप एक काम करो, इसके साथ ही ना वर्किंग नोट भी बनाते रहो इसकी, है ना। जैसे करंट रेशियो किया उसके साथ इसका वर्किंग नोट बना लो, इसके जस्ट नीचे ही, नहीं तो अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, रोकना पड़ता है। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यही तो रेशियो था। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, देखो करंट एसेट्स चाहिए, है ना।
करंट एसेट्स कहाँ है, ये रही, अदर करंट एसेट्स दे रखी है, और लेकिन ये तो अदर करंट है, करंट का है, तो करंट भी कुछ ना कुछ होगी। तो देखो हमें क्या मानना है, अब ध्यान से सुनना, इस अदर करंट एसेट्स के अलावा यहाँ पर करंट एसेट्स में अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ एक चीज दे रखी है करंट एसेट्स में, वो होता है इन्वेंट्री, स्टॉक, करंट एसेट्स में आती है। और क्योंकि हम जब एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं तो हमें हमेशा ओपनिंग नहीं लेना होता, हमें लेना होता क्लोजिंग, क्योंकि हम साल के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम इन्वेंट्री कौन सी ले सर, ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो एक तो करंट एसेट्स ये दे रखी है, इसके अलावा ये करंट एसेट्स हमें दे रखी है, तो दो करंट एसेट्स हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हम वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में एक तो हमें दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास में, 18,000। देखो इसके अलावा और कोई करंट एसेट्स नहीं है हमारे पास, एसेट्स भी होती है करंट एसेट्स, बाकी तो ये एक्सपेंस है, ये फिक्स एसेट्स है, करंट थोड़ी है, ये लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज में आते हैं। तो सिर्फ करंट एसेट्स की बात की जाए तो अदर करंट के अलावा सिर्फ इन्वेंट्री दे रखा है, इसके अलावा कोई करंट एसेट्स है ही नहीं, है ना। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने 18,000 लिख दिया, और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स दोनों को जोड़ूंगा तभी तो टोटल करंट एसेट्स आएगा, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में दिया 50,000, तो टोटल करंट एसेट्स मेरे पास आ गई है 68,000, ये हमने लिख दिया 68,000 अपॉन में। अब मुझे निकालना है करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग नोट नंबर 2, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी के लिए बताइए, क्या आपको करंट लायबिलिटीज दे रखा है, यस क्लियरली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,000। तो इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, हम सीधा ही देख लेंगे ना यहीं से, क्यों फालतू वर्किंग नोट बनाए। तो 68,000 डिवाइड बाई 30,000, तो जो आंसर आएगा ये आपका रेशियो है, ठीक है। 68 डिवाइड बाई 30, आंसर आ रहा है 2.266 आ रहा है, तो इसको 7 कर लेते हैं टाइम्स, पता है ना लिक्विड रेशियो टाइम्स में निकलते थे, गुना, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2.27:1, ये हमारा पहला रेशियो निकल गया। अब दूसरा रेशियो हमसे इसने पूछा है लिक्विड, क्विक को लिक्विड भी बोलते हैं, है ना, क्विक रेशियो को ही क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो। तो लिख देता हूं क्विक रेशियो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला था। लिक्विड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स में से अगर दो एसेट्स माइनस कर दूं तो लिक्विड आ जाती है, कौन कौन सी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। भूल गए, टेस्ट है आपका सैटरडे को इस चैप्टर का, है ना, ऐसे भूलोगे तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा मुझे। अभी स्टार्टिंग में तो किया था हमने, भूल गए, करंट एसेट्स में से हमने कहा लिक्विड एसेट्स का मतलब सारी करंट एसेट्स लिक्विड मानी जाती है, सिर्फ दो एसेट्स के अलावा, जिसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस था। यानी कि अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दूं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दूं, तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको और यहां लिख रहा हूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री लिख सकते हैं यहीं पे, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन में करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ ही है। करंट एसेट्स टोटल कितनी आई थी, 68,000 आई थी। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इन्वेंट्री 18,000, है ना, तो क्या आ जाएगा, लिक्विड, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ तो ये मानना है ही नहीं। अपॉन में करंट लायबिलिटीज कितनी थी, 30,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50,000 अपॉन 30,000, ठीक है। तो आगे हमारे पास में क्विक रेशियो 50,000 अपॉन 30,000, ये आया है 1.67 टाइम्स, और क्या लिख सकते हैं, 1.67:1, ठीक है। यहां तक करो, अपन 1 बाई 1 करते रहते हैं फटाफट। अब देखो थर्ड रेशियो कौन सा था, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, स्कंदावर्त है, स्कंदावर्त लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कौन बताएगा, बोलो।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या आएगा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा रोहित जी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मैंने अभी क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 90% केस में होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको तो एक बार भूल ले जाओ। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मैं सीधा लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दें नेट परचेज, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक क्यों लिया, मैंने चेंज इन इन्वेंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग अलग दे रखा है दोनों। जब अलग अलग है तो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक भी कर सकते हो, या चाहो तो चेंज इन इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, है ना। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या कुछ नया लगा आपको ये फॉर्मूला, या वही तो है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हटा दिया, ऐड करते हैं नेट परचेज, ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐड या लेस करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो मैंने चेंज इन इन्वेंट्री को अलग अलग लिखा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, वैसे ये बच्चों को इजीली याद हो जाता है। चेंज इन इन्वेंट्री तो अगर दिया हुआ हो तो आप लिखा करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना है 12,000। क्वेश्चन में अपने को नेट परचेज दे रखी है, ये रही। जब कुछ नहीं बोले तो जो दिया हुआ होता है वो नेट ही होता है, 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास वेजेस दे रखा है सिर्फ, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना। तो 8,000 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, ओनली वेजेस, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग हो गए, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक अपने को दिया हुआ है 18,000, ठीक है। तो ये जो आएगा ये क्या होगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 8,000 माइनस 18,000, 1,22,000, 1,22,000। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल लिया हमने। अब अपने को निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकाल रहे थे? यस, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये एवरेज हो गया। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है 12,000 प्लस क्लोजिंग गिवन है 18,000 अपॉन 2, ठीक है। तो 12,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 15,000। तो ये आ गया एवरेज, डिवाइड बाय 15,000, तो 1,20,000 22 डिवाइड बाय 15,000, तो आंसर आ जाएगा 8.13 टाइम्स। और क्या लिख सकते हैं, 8.13:1, ठीक है। उतारो, 8.13 आ रहा है ना, देख लेना आ गया। जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट रेशियो कौन सा है, फोर्थ, डेप्ट इक्विटी। ये ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज करके लिख देना, यहाँ पर डेप्ट इक्विटी है ना, क्योंकि इसने 2 बार ग्रॉस प्रॉफिट पूछ लिया है, और सॉल्यूशन के बेस पे हमने निकाला है कि ये क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो चलिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो फोर्थ है हमारे पास में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा, इसकी हिंदी भी लिखते रहना सबकी, है ना, ऋण समता अनुपात, क्योंकि एग्जाम में हिंदी भी आएगी तो क्या करोगे, ऋण समता अनुपात, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब हमें ये निकालना है डेप्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, डेप्ट में 2 चीजें आती हैं, पता है क्या क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अगर मैं इन दोनों की टोटल कर लूं तो क्या आ जाएगा, डेप्ट। क्या मुझे नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है क्या, ध्यान से देखो, करंट तो है, नॉन करंट गायब है, ठीक है, लेकिन मुझे बैलेंस शीट की बाकी सारी चीजें दे रखी है। बैलेंस शीट याद है कैसे बनती थी, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 साइड होती है, ठीक है, जिसमें से मैंने कहा था इस चैप्टर के लिए हमारे पास में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इधर एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या मैं कह सकता हूं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी बराबर होता है किसके,
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के, ये चीज बताओ समझ में आई? बैलेंस शीट की कितनी साइड होती है? 3 साइड। मैंने कहा एक चीज तो होती ही नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड होता है इक्विटी में, है ना, दूसरा क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। इन तीनों को मिला के टोटल लायबिलिटीज बनती है। क्या मैं कह सकता हूं ये जो है ना, ये पूरा ये क्या है, ये है हमारे पास टोटल लायबिलिटी, और ये दोनों से मिलकर क्या बनता है? टोटल एसेट्स। ये चीज समझ में आई? तो टोटल एसेट्स हमारी टोटल लायबिलिटीज के बराबर ही तो होती है ना। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस, उसमें आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें दे रखी है, यानी शेयर होल्डर फंड दे दिया अपने को, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के बाद में हमने कहा नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है डिबेंचर। कहां आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, याद है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आते हैं डिबेंचर। तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में। फिर बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो ये रही करंट लायबिलिटीज, यानी कि मुझे टोटल लायबिलिटी की तीनों चीजें दे रखी है, ठीक है। फिर मैं अगर एसेट्स की बात करता हूं तो मुझे करंट एसेट्स भी दे रखी है, ये रही, ये अदर करंट एसेट्स और ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स किस में जाएगी? नॉन करंट में। ये नॉन करंट एसेट्स होता है और ये करंट एसेट्स होता है, दे रखा है। तो हमें अच्छा वैसे है ना, अपने को नॉन करंट और करंट तो दे ही रखा है ना, ये रही ना नॉन करंट लायबिलिटीज। हम फालतू इतनी माथामुड़ी कर रहे हैं। वापस देखो, फॉर्मूला में डेप्ट चाहिए, डेप्ट के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज चाहिए, ये रही ना नॉन करंट, और ये रही करंट, दोनों चीजें दे ही रखी है। हम फालतू बैलेंस शीट में चले गए, बट चलो ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है? डिबेंचर्स है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। डेप्ट में आएगा एक तो नॉन करंट लायबिलिटी और एक आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो सीधा ही दिया हुआ आपको 30,000, और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 8% डिबेंचर्स, जो है हमारे पास में 60,000 के। तो टोटल अगर कर ले तो 90,000 आ जाएगा क्या? डेप्ट। हमने कहा डेप्ट तो पता चल गया 90,000। अब इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है वो भी अब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्ट तो हमने निकाल लिया, दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी, या फिर इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड। याद करो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आती थी? सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 तरीके की शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी वाली और प्रेफरेंस वाली, है ना। तो हमने कहा इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है शेयर कैपिटल, ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? और इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस, यही आता है, क्योंकि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वगैरह वो तो होगा नहीं इसके अंदर। शेयर कैपिटल में 2 तरीके की शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, दे रखा है क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर का नाम है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जरा बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख रुपीज, 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 80,000 रुपीज, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में आपको रिजर्व दिए हुए दे रखे ना रिजर्व। तो बस जो चीजें चाहिए ना सारी लिखी हुई है, आपको बस पता होना चाहिए इसमें आता क्या क्या है। वही नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। रिजर्व में 10,000 आपको रिजर्व दिया हुआ है, तो टोटल मिलाकर हमारे पास में 1,90,000 आ गया शेयर होल्डर फंड। 90,000 डिवाइड बाई 1,90,000, ठीक है। तो 90,000 डिवाइड बाई 1,90,000 0.47। देखो फोर्थ रेशियो ये आ रहा है क्या? यस। तो ये डेप्ट इक्विटी रेशियो ही है। उसने गलती से 2 बार ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया है, ठीक है। एक डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा टाइम्स, और इसको लिख सकते हैं 0.47:1, ठीक है। उतारो फटाफट। रेशियो देखो कौन सा है हमारे पास में? सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शोधन क्षमता अनुपात। अब शोधन क्षमता अनुपात का फॉर्मूला क्या था? डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स।
अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहो, है ना बेजी, तो इसको बोलेंगे ऋण बटा कुल संपत्ति। कुल संपत्ति रेशियो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में इजीली याद होते हैं, है ना। अब देखो क्या रेशियो दिया हुआ अपने को, ग्रोस सोल्वेंसी पूछा था ना, डिटेल्स सारी आपके सामने। सोल्वेंसी रेशियो में हमें सबसे पहले तो डेप्ट निकालना है ना, और दूसरा हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। डेप्ट अपन निकाल चुके हैं चौथे फॉर्मूले में, डेप्ट इक्विटी रेशियो था जिसमें हमने डेप्ट निकाला था। जरा बताओ कितना है, तो दो बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। कितना आया था डेप्ट, 90,000, और टोटल एसेट्स निकालनी अपने को, तो ये हो गया 90,000 अपॉन टोटल एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर दोनों को जोड़ लूं मैं तो टोटल एसेट्स आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको देखो नॉन करंट एसेट्स दे रखी, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये नॉन करंट होती है, और ये रही अदर करंट एसेट्स। अदर लिखा है इसने, इसका मतलब कुछ करंट एसेट्स अभी भी बाकी है। और हमने देखा था इसके अलावा हमारे पास एक करंट एसेट्स थी, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, करंट एसेट्स। तो हमें नॉन करंट एसेट्स भी पता चल गई और करंट एसेट्स भी पता चल गई, तो हम टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स में दो तरीके के एसेट्स हो गई, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक होता है हमारे पास में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में अपने को दिया हुआ है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखी है 2,12,000, ठीक है। और करंट एसेट्स में हमारे पास में एक तो है इन्वेंट्री। हम बैलेंस शीट साल के एंड में बनाते हैं, तो साल के एंड वाली डिटेल चाहिए अपने को, यानी इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने को दिया हुआ 18,000, 18,000। और करंट अदर करंट एसेट्स भी दे रखी है अपने को, ये रही अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कितनी है, 50,000। तो इन दोनों की अगर अपन टोटल कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल एसेट्स आ जाएगी। दो ही तो एसेट्स होती है टोटल में, नॉन करंट और करंट। अब हमें ढूंढना है नॉन करंट में क्या क्या आता है, हमें देखना पड़ेगा करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तो 2,80,000 हमारे पास में आ गई टोटल एसेट्स, 2,80,000, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास में 90,000 डिवाइड बाई 280, 0.32:1, और क्या लिख सकते हैं इसको, 0.32 टाइम्स, ठीक है। उतारो फिफ्थ, फिर सिक्स्थ पे आते हैं अपन। सिक्स्थ रेशियो, अब देखो, अब आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछ रहा है इसमें, तो लगभग इसने आपके जो भी पिछले वाले रेशियो थे उसका थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया। ऐसे तो हम रिवीजन करते नहीं है, ये करवा देता है ना। अब आइए पॉइंट नंबर 6 पॉइंट देखो क्या कह रहा है। 6 पॉइंट में इसने आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, यानी लाभदायकता अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सकल लाभ अनुपात। इसका रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका आंसर परसेंटेज में निकलता है, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। अब हमें इसके लिए देखो क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और मुझे एक नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। हमने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला क्या, देखो किसी फॉर्मूले में, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे ही रखा है। तो अब हमें सिर्फ निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेरी गुड, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर रिटर्न माइनस कर दूं तो नेट आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जब रिटर्न दिया हुआ ही नहीं है तो हमें मानना रिटर्न है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास सेल्स रिटर्न तो हुआ ही नहीं कुछ, तो जो दिया हुआ वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। जो दिया हुआ कितना अपने को, 2 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला किया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जहां से हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया।
तो ये चीजें दो दो बार कैलकुलेट नहीं करनी अपने को, वहां से कैलकुलेट कर रखा है ना, उसको एज इट इज यहाँ लिखो। बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाला था? 1,22,000। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 78,000, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया 78,000। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता ही अपने को 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंटेज आंसर आएगा? 39 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 39%। ये हो गया हमारा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, उतारो फटाफट। ये आप 7th में 7वां रेशियो देखो कौन सा पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो। जब सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो पूछे तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करता है या प्रॉफिट की? कॉस्ट की बात करता है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला होगा 7th रेशियो हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे हिंदी में कह सकते हैं अपन परिचालन अनुपात। कौन सा चालन? परिचालन। इसमें आएगा हमारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी परिचालन की लागत कितनी आई है, अपॉन में क्या हो जाएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई 100। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के जितने भी रेशियो आप देखोगे सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर उनमें सब में आंसर परसेंटेज में आता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हमेशा 100 से। तो मुझे देखो यहाँ दो चीज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, जैसा अभी हमने देखा था कि जब रिटर्न नहीं है तो जो दिया हुआ वही नेट हो जाएगा। तो अब मैं अगर निकाल लूं वर्किंग नोट से क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो क्या ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा? यस। कौन बताएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला? ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, व्यवसाय के सामान्य व्यय जो हम बिजनेस को चलाने के ऊपर करते हैं, और लेस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास दो एक्सपेंस थे तो थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं मैं, तो माइनस करेंगे यहां से ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, देखो प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट जोड़ते हैं, कॉस्ट बोला लागत तो खर्चे जोड़ते हैं, ये याद रखना। विक्रम जी क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाला था, बताओ कितना आया था? 1,22,000। ठीक है, अब हमें देखना ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर देखो कितने तरीके के एक्सपेंस दे रखे थे, वेजेस, सेलिंग एक्सपेंस, है ना, बस ये दो ही तरीके के एक्सपेंस दे रखे अपने को। वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये यहाँ नहीं आता। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? जब मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाला था। अच्छा पता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब मैंने कैलकुलेट किया था वहां मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे थे, याद करो कैसे निकालते कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर लेस करते क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं? यस, इसलिए हम यहाँ वापस नहीं जोड़ते, है ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो लेने होते हैं, इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इसमें, अगर मैं यहाँ और जोड़ दूंगा तो आपको नहीं लगता खर्चा दो बार जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। और ऑपरेटिंग में अपने को सिर्फ एक तरीके का एक्सपेंस दिया हुआ है, कौन सा? सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस कितने का है हमारे पास में? 2,000 रुपीज। ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात की जाए तो हमें कुछ भी इनकम नहीं दे रखी। ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल्स के अलावा जो हमारे बिजनेस की इनकम होती है, जिसमें हम नॉर्मली क्या क्या लिखते हैं? कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये नॉर्मली हमारी इनकम होती है। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको खाली छोड़ दो। तो 1,24,000 हमारे पास क्या आ गई? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है 1,24,000 डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 2 लाख रुपीज और मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 62 की 64 डिवाइड बाई 62% हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, उतारो। हमारे पास में रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 7th हो गया 8।
कौन बताएगा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऑपरेटिंग, नॉट ऑपरेशन। ऑपरेशन नहीं करना है यहाँ पे, वेट, तब डॉक्टर बन जाओ। ये 7वां था ना? नहीं, पिछला वाला। अभी 8th है हमारे पास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इसके लिए मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है रोहित, कैसे निकाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट? वेरी गुड। तो हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऐड कर दूं, देखो प्रॉफिट की बात करें तो इनकम जोड़ो, एक्सपेंस की बात करें तो इनकम घटाओ। ठीक है, सॉरी, एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस जोड़ो यानी इनकम घटाओ। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग, किसकी बात करा? प्रॉफिट की, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जोड़ेंगे जो हमारे पास था ही नहीं वैसे क्वेश्चन में। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था, देखो कितना निकाला था? 78,000। 78,000 हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था पिछले रेशियो में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में कहीं कुछ था ही नहीं, सॉरी मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिया है, यहाँ आएगा ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कुछ नहीं थी, है ना? सेल्स के अलावा कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है हमारे पास में, और सेल्स को यहाँ नहीं लेते अपन। ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास में 0। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ एक तरीके का एक्सपेंस था, सेलिंग एक्सपेंस, है ना? तो यहाँ आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, कितने का है? 2000। सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमें फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 76,000 डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास में 2 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा? 36। वापस देखो 36 से आएगा ना, 38 आना चाहिए। 76 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 38%, 38% हो गया हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, समझाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों की टोटल हमेशा 100% होती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना आया था मालूम है आपको? कितना आया था? 62। तो अगर टोटल 100% है उसमें से 62 तो ऑपरेटिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 38%। बस ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना? उतारो। लास्ट रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद में आपके प्रॉफिटेबिलिटी का एक रेशियो बाकी है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो पे आ जाएंगे अपन, और फिर आपके चैप्टर के लगभग सारे रेशियो खत्म हो जाएंगे। तो 10th रेशियो, 10 था कि 9 था? ये 9 है ना? कौन सा रेशियो पूछा है इसने? नेट प्रॉफिट रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ अनुपात, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? क्या वर्किंग नोट? बट आप थोड़ा स्लो मोशन में बोल रहे हो, देखो वो कैसे बोल रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। अगेन देखो प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट जोड़ना है, सिंपल सी चीज है। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसी में हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी सारे प्रॉफिट ऐड कर लो, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो जो हमारे पास में प्रॉफिट आएगा वो होगा आपके पास में नेट प्रॉफिट,
ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल रखा था 78,000। अब हमें देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है बिजनेस के। क्या यहाँ कहीं पर भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ था क्या? ये प्रॉफिट नहीं थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं नहीं दिया। ठीक है, खाली छोड़ दो। ऑपरेटिंग के बाद में नॉन ऑपरेटिंग भी कहीं नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग समझते हो? जो बिजनेस कमाता तो है लेकिन अपनी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं कमाता, जिसके हमने एग्जांपल देखे थे। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसा लगा दिया, उस पर मुझे हर साल इनकम प्राप्त हो रही है, तो क्या व्यवसाय चलाने से इनकम हो रही है? नो, ये इनकम तो है लेकिन कौन सी? इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, जो हम प्योरली बिजनेस चलाने से नहीं कमाते। इसी तरीके से हम एसेट्स को बेचते हैं और बेचने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है। कभी कभार ही बेचते हैं हम एसेट्स, हमारा काम एसेट्स बेचने का है कि माल बेचने का है? माल बेचने का। एसेट्स बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। समझ पा रहे हो? तो इन चीजों को क्लियर करते जाओ। ठीक है, अच्छा, लॉस बाय फायर, कभी कभी आग लगती है, तो लॉस हो गया, ये कौन सा है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि कभी कभार होता है। ठीक है, इरेगुलर एक्टिविटी है। चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे पास कुछ नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे पास कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास में दे रखा था सेलिंग एक्सपेंस, है ना? तो यहां लिखेंगे हम सेलिंग एक्सपेंस, कितना था? 2000। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हमारे पास में कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है, ध्यान से देखो। 8% डिबेंचर्स का मतलब क्या होता मालूम है? हमने डिबेंचर इशू किए मार्केट में, तो क्या इन डिबेंचर्स के ऊपर मैं ब्याज दूंगा? अब ये हमें देखो सोचना पड़ेगा, इसने डायरेक्टली नहीं बोला। 8% का मतलब है 60,000 का 8% हमें इंटरेस्ट देना है, समझ गए? तो जब भी आपको डिबेंचर्स दे रखे हो तो हमें उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और डिबेंचर इश्यू करने पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिजनेस चलाने के कारण खर्चा नहीं कर रहा हूं, मैंने लोगों से पैसा लिया जिसके बदले मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सारी एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग में आएगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक एक्सपेंस दिया हुआ है, तो यहां मैं लिखूंगा इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, 60,000 के आपके पास डिबेंचर्स थे जिसके ऊपर आप 8% क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो 60,000 का 8% 4,800। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, समझते हो नेट प्रॉफिट क्या होता है? सारे खर्चे माइनस कर दो, सारी इनकम जोड़ दो, तो जो प्रॉफिट आता है ना वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। क्योंकि P&L अकाउंट बनाते हैं हम, P&L अकाउंट में सारे बच्चे कुछ एक्सपेंस आ जाते हैं, बच्चे कुछ इनकम आ जाती है, उसके सबको ऐड, इनकम को ऐड करके, खर्चों को लेस करके जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो क्या ये खर्चा नहीं है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा तो है, हमने पे तो किया है, तो एक्सपेंस तो है, लेकिन कैसा है? नॉन ऑपरेटिंग है। ये नेट प्रॉफिट पूछता है तो इसमें हम हमेशा ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सारी चीजें कवर कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी इनकम है जोड़ लो, जितने भी खर्चे घटा दो। क्लियर? तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास में? 78,000 माइनस 2,000 माइनस 4,800, 71,200 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। 71,200 डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, आंसर आएगा हमारे पास 35.6%। ठीक है, उतारो फटाफट। अब आपके 7th क्वेश्चन तो फिनिश है। अब एक रेशियो रह गया था हमारे पास में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर एक रेशियो बाकी था। टोटली हमने प्रॉफिटेबिलिटी में कितने रेशियो पढ़े थे मालूम है? ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक लास्ट बचा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है था कि मैंने? तो अब लिखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, विनियोग पर प्रत्याय, विनियोग पर प्रत्याय अनुपात। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कोमा टैक्स एंड डिविडेंड।
डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या कर लेना, 100। अब देखो इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला आपने को, ध्यान से देखना, इसको पहले समझ लो। नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, किससे पहले, ब्याज घटाने से पहले, टैक्स घटाने से पहले और डिविडेंड घटाने से पहले। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी शेयर इश्यू करती है, शेयर इश्यू करने के बदले में हम हर साल उन शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने हमारे शेयर ले रखे हैं, लाभ का एक अंश देते हैं। कि हमने कहा कि हमने सपोज कीजिए 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, हमने कहा 5 लाख में से 3 लाख हम शेयर होल्डर में बांट देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 लाख हम बांट रहे हैं ना, ये क्या है, लाभ का एक अंश है जो किसको बांटा जा रहा है, शेयर होल्डर्स को, जिसे हम बोलते हैं लाभांश हिंदी में। और ये लाभांश ही होता है डिविडेंड। अगले रेशियो में आने वाले हमारे पास में डिविडेंड का पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है डिविडेंड भी देने से पहले, टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले हमारे पास में जो प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो आना चाहिए अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, क्या मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, पता है, बिजनेस में लगा हुआ पैसा। अब बिजनेस में किसी का भी पैसा लग सकता है, बिजनेस के मालिकों का लग सकता है। बताओ मैंने बैंक से लोन लिया, क्या वो भी बिजनेस में लगा हुआ है, यस। ठीक है, तो बिजनेस में लगा हुआ जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, और ये किस साइड से कैलकुलेट करते हैं, बाय लायबिलिटी साइड, बाय लायबिलिटी साइड। अगर हम लायबिलिटी साइड देखें, यानी क्वेश्चन में आपको एसेट्स भी दे रखी हो सकती है, लायबिलिटी दे रखी हो सकती है ना, दोनों में से एक चीज दे रखी होगी। अगर लायबिलिटीज दे रखी होगी तो हम किस तरीके से निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर शेयर होल्डर फंड, बिजनेस में लगा हुआ पैसा किसका होता है, शेयर होल्डर्स का, और प्लस करूंगा इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। कितनी चीजें आती है नॉन करंट लायबिलिटीज में, 4, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वो सारी चीजें यहां पर जोड़नी है अपने को, दे रखी होगी क्वेश्चन में। इसमें से हम दो चीज माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने लोगों से पैसा ले रखा है जो बिजनेस में लगाया, इसमें से क्या ऐसा हो सकता है आपने कुछ पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है मैंने लोगों से पैसा लिया, मेरे पास पड़ा है, फ्री पड़ा था, यूज नहीं आ रहा था, तो मैंने कहीं और लगा दिया ताकि इससे मुझे इनकम हो जाए। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने पैसा। अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको माइनस कर दीजिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में नहीं लगा है, ये तो पैसा किसी और के बिजनेस में लगा दिया हमने। ठीक है, और यहीं से एक चीज और माइनस होती है, माइनस फिक्टिटियस एसेट्स, जिसे हिंदी में कह सकते हैं काल्पनिक संपत्ति। ये क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ते थे हम, 11th में तो पढ़ते कहाँ थे, काल्पनिक संपत्ति। काल्पनिक संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है, ऐसी एसेट्स होती है जो वास्तव में होती तो नहीं है, लेकिन जिसे हम एसेट्स की डेफिनेशन अगर उस पर अप्लाई करें तो लागू हो जाती है। एसेट्स की डेफिनेशन में मेन चीज जो आती है वो क्या होती है, राइट, अधिकार। हर वो चीज आपके लिए एसेट्स है, संपत्ति है जिसके ऊपर आपका अधिकार है, समझ गए। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस सुना है, पता है कहाँ दर्शाते प्रीपेड एक्सपेंस को, एसेट्स मानते हैं। कौन सी एसेट्स, करंट एसेट्स। क्या वो वास्तव में एसेट्स होती है क्या, नहीं, लेकिन हमने इसके ऊपर एसेट्स की डेफिनेशन अप्लाई करी। हमने कहा कि क्या प्रीपेड एक्सपेंस पे हमारा अधिकार है, यस। कोई खर्चा हुआ ही नहीं है, मैंने पहले ही पे कर दिया, इसी को तो बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसलिए हम इसको अप्लाई करें तो इससे एसेट्स बन रही है, लेकिन वास्तव में एसेट्स होती नहीं है। इसी तरीके से हम एक खर्चा करते थे शेयर इशू करने पर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, याद है आपको, वैसे हमारे सिलेबस में हटा दिया है। लेकिन सपोज कीजिए 10 रुपए का शेयर है, कंपनी इसको 8 रुपए में इशू करती है, तो हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया लोगों को। ठीक है, ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसे हम पूरा के पूरे डिस्काउंट को एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। जितने टाइम तक पैसे का यूज लूंगा उतना ही हम इसको P&L में डालते रहेंगे, खर्चा मान करो, बाकी हमारी बैलेंस शीट में जाता रहेगा। ठीक है, हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का खाता बनाया था कंपनी अकाउंट्स के अंदर। ठीक है,
वैसे ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका इसका कोई रोल ही नहीं होगा। तो ऐसी संपत्तियां काल्पनिक एसेट्स कहलाती है, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। ये हमने लाइबिलिटी साइड देखी। लाइबिलिटी साइड में से वापस देखो, शेयर होल्डर फंड है, उसमें जोड़ना है नॉन करंट लाइबिलिटीज, माइनस करना है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स। अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड नहीं देके एसेट्स की चीजें आपको बता दे, एसेट साइड दे दे और बोले बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, एसेट साइड से देखा जाए तो नॉन करंट या फिर मैं लिख सकता हूं फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो भी आपके पास में दे रखी है उसमें ऐड करना अपने को वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स तो नॉन करंट एसेट्स में आ गई, नॉन करंट एसेट्स में तो आती है फिक्स एसेट्स, उसमें 4 तरीके के एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारी चीजें ना। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, याद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें कहाँ आ गई, नॉन करंट एसेट्स में। इसमें हम अगर ऐड कर दें वर्किंग कैपिटल तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, यहां तक उतार लो।